हाँ, तो भाई नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। क्लास आपका प्रारंभ हो चुका है, पेडागोजी की क्लास आपकी प्रारंभ हो चुकी है। जल्दी से आ जाइए। कल मैंने आप लोगों को एक नया टॉपिक स्टार्ट कराया था जो था आपका न्यू अप्रोचेज ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की नई विधाएं, जिसमें मैंने आप लोगों को बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा ये दो टॉपिक कंप्लीट कराए थे। उम्मीद है भाई सभी लोगों को समझ में आए होंगे। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को शिक्षण से संबंधित कुछ सूत्र वगैरह वो भी आपको क्लियर कराए थे। तो कल की क्लास सबको क्लियर है? वीना, सौम्या, रफात, श्वेता, मनीषा, श्रुति, धीरज, राजन, जीनत, शिखा, धीरज, विद्या, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, नमस्कार सभी लोगों को, राय राधे सभी लोगों को, जय हिंद। अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा ये जो टॉपिक है न्यू अप्रोचेज ऑफ टीचिंग, इसका सेकंड लेक्चर है और आज हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे। बाल केंद्रित शिक्षा और आपके प्रगतिशील शिक्षा पर कौन कौन से प्रश्न आपके यहाँ पर बन सकते हैं या आपके यहाँ पर पूछे गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो भाई सभी लोग क्वेश्चन लगाने को तैयार हैं मेरे हिसाब से? स्टार्ट करें फिर अपना। जी चलिए, ओके, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, आराम से पढ़कर तब जवाब दीजिएगा। जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आराम से क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। मैं आपको टाइम भी थोड़ा अधिक दूंगा जिससे आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पाएं और फिर आप जवाब दे पाएं। देखो, प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा पर जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो प्रश्न टफ नहीं होते, कठिन नहीं होते प्रश्न, लेकिन उनकी लैंग्वेज कुछ ऐसी बनाई जाती है कि आप लैंग्वेज में ही फंस कर रह जाते हैं। आप ये नहीं समझ पाते हैं कि इसका हमें सही आंसर क्या लगाना चाहिए। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, उस सोच को डेवलप करने की कोशिश करेंगे जिससे आप प्रश्नों को बना पाए। ठीक है, तो चलिएगा प्रश्न लगाना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का मैं आपके सामने लगाऊंगा, देखेंगे पहला प्रश्न आपके सामने क्या आने वाला है। टॉपिक जो है वो है हमारा न्यू अप्रोचेज ऑफ टीचिंग, या इसको आप कह सकते हैं शिक्षण की नई विधाएं। इसको हम क्या कह सकते हैं? शिक्षण की नवीन विधाएं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आने वाला है। ये रहा आपका पहला प्रश्न, आपको जवाब देना है। अच्छे से प्रश्न पढ़िएगा, टाइम मैं पूरा आपको दूंगा। पहला प्रश्न क्या है? प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए क्योंकि इससे, पहला पॉइंट, छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा, विदेश में जाने के लिए अवसर बढ़ते हैं। तीसरा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। और चौथा, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। बताइएगा क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। देखो भाई, यूट्यूब पर जो हम क्लास करते हैं वहाँ पर जो हम प्रश्न करते हैं वो हम मिक्स क्वेश्चन करते हैं, मतलब कई सारे टॉपिक के मिले जुले प्रश्न वहाँ पर करते हैं। यहाँ पर जो मैं प्रश्न आपको कराऊंगा वो मैं पर्टिकुलर आपके टॉपिक से कराऊंगा। यहाँ पर जैसे हमने अभी प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन है मैं उन्हीं को यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपसे क्या कह रहा है, प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए क्योंकि इससे। तो एक देखिए चीज, देखने वाली चीज होती है कि अगर हम बात करते हैं तो देखो, अंग्रेजी सिखाना है ना, अंग्रेजी सीखना या अंग्रेजी सिखाना। अब यहाँ पर कह रहा है रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, तो भैया अगर हम ये कह दें कि रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हिंदी पढ़ते हैं उन्हें तो रोजगार मिलता ही नहीं, इसका मतलब तो ये नेगेटिव पॉइंट है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो ये कोई जरूरी बात नहीं भाई कि अगर जो अंग्रेजी जानता होगा उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अलग अधिक होगी। विदेश में जाने के लिए अवसर बढ़ते हैं, तो अंग्रेजी सीख जाओगे तो क्या विदेश चले जाओगे? जरूरी नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी नई भाषा को सीखते हैं, किसी भी नई भाषा को यदि आप सीखते हैं तो इससे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आपको अपने अंदर ये लगता है कि हाँ, मैं एक भाषा के अलावा दूसरी भाषा भी जानता हूं। आंसर यहां पर क्या लगाओगे आप? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखेंगे कितने लोगों ने लगाया है ए। ए आंसर यहाँ 70%। सबसे तेज मनीषा, मुस्कान, संजीव, प्रतिभा, अमित, शिखा, रफात, रुचि, आंसू और अनु, इनका आंसर सबसे तेज रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आएगा, बताइए। अनौपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है कहाँ से? किसी संस्था से, परिवेश से, सुनियोजित ढंग से, या इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अनौपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है किससे? किसी संस्था से होता है, परिवेश से होता है, सुनियोजित ढंग से होता है, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का।
देखिए भाई, यहाँ पर आपको एक चीज समझ लेनी है ना, आप लोगों को एक चीज यहाँ पर सीख लेना है कि अगर हम बात करते हैं शिक्षा की, ठीक है, तो शिक्षा देने के दो रूप हो सकते हैं। दो रूप कौन से हो सकते हैं? एक रूप होता है जिसको हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। क्या कहते हैं इसको? औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा या इसको फॉर्मल एजुकेशन आप कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? फॉर्मल एजुकेशन। और इसका दूसरा रूप जो होता है ये आपका कहलाता है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जिसको हम लोग इनफॉर्मल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? इनफॉर्मल एजुकेशन। अब देखो, औपचारिक और अनौपचारिक इन दोनों में अंतर क्या होता है पहले तो ये समझो। औपचारिक फॉर्मल का मतलब होता है कि जब आप एजुकेशन को ग्रहण करने के लिए कुछ नियम कानूनों से बंधे होते हैं, मतलब किसी विशेष प्रकार की संस्था में जाकर या फिर कुछ नियम कानूनों के अधीन रहकर यदि आप काम कर रहे हैं तो वो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। उदाहरण के लिए स्कूल में, ठीक है। और अगर आप ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं जो मतलब किसी नियम कानून से बंधी ना हो लेकिन आप वहां से सीख रहे हैं, तो वो कैसी शिक्षा होगी? अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा कहाँ से हो सकती है? तो आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं बच्चे की, तो बच्चे का पहला स्कूल या पहला विद्यालय उसका परिवार माना जाता है। और परिवार जो है वो क्या है? उसका परिवेश है, यानी कि उसका इन्वायरमेंट है या वातावरण है। आंसर क्या होगा? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। कितने लोगों ने बी लगाया? 73%। सबसे तेज मुस्कान, अमरजीत, मनीषा, संजीव, सौम्या, प्रतिभा, बबीता, नितेश, आशीष और रंजन। ठीक है भाई, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। भाई सबको समझ में आ गया बी आंसर क्यों होगा? परिवेश, क्योंकि परिवेश को क्या लिख रहा है? एनवायरमेंट यानी वातावरण लिख रहा है। तो अनौपचारिक शिक्षा कहाँ ग्रहण होती है? परिवार में, मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ, आसपास के लोगों के साथ, ये अनौपचारिक शिक्षा है। और अनौपचारिक शिक्षा अगर हम परिवार की बात करें, मित्र की बात करें, तो ये सब आपका क्या होता है? ये आपका परिवेश होता है, ये आपका एनवायरमेंट होता है, ये आपका वातावरण होता है। ठीक है ना? आगे चले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या आंसर होने वाला है। ये कह रहा है शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए क्योंकि पहला, समाज शिक्षा को इसीलिए इसके लिए विवश करता है। समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, इससे ही समाज में परिवर्तन आता है। पाठ्यचर्या सामाजिक निर्देश का पालन करती है। The curriculum of education should keep changing because society forces education to the needs of the society keep changing. Only this brings change in the society. Curriculum follows social instruction. क्या आंसर होने वाला है? राजन कुमार लिख रहे हैं सर मेरा पोल में नाम नहीं आता। क्यों नहीं आया राजन? अब की बार आपका 10वें नंबर पर आपका ही नाम था राजन। चलिए देखते हैं भैया क्या कह रहा है। शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए। पाठ्यचर्या का मतलब क्या होता है? करिकुलम का मतलब क्या होता है? तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए जिन भी चीजों का आप प्रयोग करते हैं, आपकी सारी एक्टिविटीज जो एजुकेशन देने के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, वो आपकी पाठ्यचर्या कहलाती है। ठीक है। अब पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए, इसका कारण क्या है? तो देखो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि समाज शिक्षा समाज शिक्षा को इसके लिए विवश करता है। समाज की आवश्यकता बदलती रहती है, इससे ही समाज में परिवर्तन आता है। पाठ्यचर्या सामाजिक निर्देश का पालन करती है। भाई यहाँ पर एक चीज पर गौर कीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि आपकी शिक्षा की पाठ्यचर्या यानी पढ़ाने का तरीका जो है वो बदलता रहना चाहिए, इसका एक कारण होता है। वो क्या होता है? क्योंकि समाज की जो आवश्यकताएं होती हैं वो बदलती रहती हैं। आई बात समझ में? जो लोग इसका आंसर सी लगा रहे हैं भैया, ठीक है, जो इसका आंसर सी लगा रहे हैं कि इससे ही समाज में परिवर्तन आता है, ये बात ठीक है। लेकिन आपको ये समझना है कि सबसे पहले समाज में परिवर्तन होता है। समाज में परिवर्तन के अनुसार आपको शिक्षा को भी बदलना पड़ता है। और अगर शिक्षा बदल जाएगी तो उसका प्रभाव समाज के ऊपर अपने आप आ जाएगा। इसीलिए आपको इसका आंसर क्या लगाना होगा? बी आंसर आपको इसका लगाना होगा। बी आंसर देखेंगे कितने लोगों का रहा, तो 30%। और 30% में सबसे तेज मुस्कान, मनीषा, अमित, श्रुति, रुचि और अमरजीत, इनका आंसर सबसे तेज रहा। भाई ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया? बी आंसर क्यों लगा है? अब सबको क्लियर है बी आंसर क्यों लगाना है? भाई देखो, समाज की आवश्यकताएं क्योंकि समय समय पर बदलती रहती हैं, इसी वजह से शिक्षा की पाठ्यचर्या करिकुलम ऑफ द एजुकेशन को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, जिस लैंग्वेज में प्रश्न आपसे पूछा रहा है, आपको उत्तर भी उसी लैंग्वेज में देना है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देखेंगे। ये रहा, क्या कह रहा है? बाल केंद्रित शिक्षा निम्नांकित शिक्षा दर्शन की देन है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल फिलॉसफी। पहला, आदर्शवाद, दूसरा प्रकृतिवाद, तीसरा साम्यवाद और चौथा परियोजनवाद। बताइएगा क्या आंसर होने वाला है। ज्यादा भारी में भैया प्रश्न को लेने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आप सोच समझकर आंसर लगाएंगे तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा निम्नांकित शिक्षा दर्शन की देन है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, साम्यवाद, प्रयोजनवाद।
अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा क्या कहती है? बाल केंद्रित शिक्षा ये कहती है कि भैया शिक्षा के केंद्र में बच्चा रखा जाएगा। इसके अलावा ये माना जाता है कि बच्चे की जन्मजात प्रवृत्ति होती है कि बच्चा जन्म से ही सीख सकता है। इसके आधार पर मानने वाले जो लोग होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको प्रकृतिवादी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? नेचुरलिज्म इसको कहा जाता है, नेचुरलिस्ट इनको कहा जाता है। प्रकृतिवाद क्या मानती है कि देखो आप अपने आप सीखते हैं। प्रकृतिवाद का मानना क्या होता है कि आप अपने आप सीखते हैं, आप में सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो जन्मजात पाई जाती है, इसको पैदा करने की जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा किस पर डिपेंड करती है? तो प्रकृतिवाद के ऊपर डिपेंड करती है। आंसर क्या लगेगा? बी आंसर होगा। कितने लोगों ने लगाया? 29%। सबसे तेज अमित, मनीषा, आशु, श्रुति, सौम्या, इन 5 लोगों का आंसर ठीक रहा, बाकी सबका गलत। प्रकृतिवाद की थ्योरी क्या है तो मैं आपको बता चुका हूं। प्रकृतिवाद का मतलब होता है कि जब आप ये मानकर चलते हैं कि सीखने की प्रक्रिया जो होती है ये जन्मजात होती है, मतलब हम में सीखने की प्रक्रिया प्रभाव आपके कह लीजिए कि मतलब सीखने की जो प्रक्रिया होती है ये हमें जन्मजात पाई जाती है, ठीक है, हम में पाई ही जाती है, इसको अलग से पैदा करने की आवश्यकता नहीं होती। और जॉन डीवी जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया था वो भी कौन थे? प्रकृतिवादी थे, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। वर्तमान शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति, ये कटर कट रहा है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा मुझे बड़ा करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं जिससे आप प्रश्न को पूरा देख पाए। चलिए बताइए यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे। वर्तमान शिक्षा में, ठीक है, क्या कह रहा है? वर्तमान शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए, छात्रों पर किसी भी प्रकार का कठोर नियंत्रण लागू न किया जाए, छात्रों पर अधिक प्रभावी अनुशासन नियम लागू किया जाए, छात्रों के पाठ्यक्रम को सुदृढ़ सुदृढ़ किया जाए। बताइएगा क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं। वर्तमान शिक्षा की अगर हम बात करें तो वर्तमान शिक्षा की प्रवृत्ति के अनुसार इनमें से कौन सा कथन आपको ठीक लग रहा है? तो देखो भाई यहाँ पर देखिए वर्तमान शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि वो क्या है, तो आपको याद रखना ये कहती है कि बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाना चाहिए, मतलब जैसा उनका व्यवहार हो उस व्यवहार के आधार पर, बिहेवियर के आधार पर उनके विकास का अनुमान लगाना चाहिए कि कितना विकास हुआ। आंसर क्या होगा? ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। कितने लोगों ने ए लगाया देखेंगे? हाँ जी बिल्कुल, जीनत नाज, वीना, राजन, धीरज, पतवा, ए आंसर होगा इसका। ए आंसर देखेंगे भाई कितने लोगों ने दिया है यहाँ ए आंसर, तो 35%। सबसे तेज रफात, अन्नू, शिवानी, प्रतिभा, आशीष और विद्या, इनका आंसर सबसे तेज रहा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन आपके सामने, बताइए क्या कह रहा है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। बताइए क्या आंसर होने वाला है। परिवार इनमें से किसका एक साधन है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी इससे पहले जो मैं आपको प्रश्न करा रहा था वहां पर आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता लग चुका है। अब गलती होने की संभावना तो नहीं रहती। परिवार इनमें से किसका साधन है, किस प्रकार की शिक्षा परिवार प्रदान करता है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था शिक्षा के 2 रूप हो सकते हैं, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा कौन देता है? जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये कैसी शिक्षा देते हैं? औपचारिक। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा कौन देता है? तो परिवार हो गया, आस पड़ोस हो गया, मित्र वगैरह हो गए, ये आपको कैसी शिक्षा प्रदान करते हैं? ये आपको अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। आंसर यहाँ पर क्या लगेगा? ए आंसर लगेगा, ठीक है। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, देखेंगे ए आंसर। अच्छा औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, ये सबको क्लियर है या नहीं? कमेंट करके बताओ, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, ये सबको क्लियर है या नहीं? पहले तो ये बताओ। सर 2 बार पोल आ रहा है, 2 बार कैसे आ जाएगा पोल? 2 बार तो नहीं आना चाहिए, क्लियर है ना। चलो ए आंसर कितने लोगों ने लगाया? 80%। सबसे तेज संजीव, सौम्या, नीतीश, शिखा, मुस्कान, आशु और मनीषा, अन्नू, अमरजीत और विद्या, इन्हें भैया इनका आंसर सबसे तेज रहा। क्लियर है सर, बट पूरा नहीं। आंसू देखो औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा में मैंने आपको ये बताया पहचानने का तरीका क्या है।
अगर आपको एजुकेशन एक ऐसे माहौल में दी जा रही है जहां पर आपको कुछ नियम कानूनों के अंदर रहते हुए और शिक्षा ग्रहण करनी है, तो वो औपचारिक शिक्षा है। और अगर ऐसी कोई जगह जहां पर कोई नियम कानून नहीं होता लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो वो क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा। परिवार में कोई नियम कानून नहीं होता लेकिन फिर भी परिवार से हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो परिवार कैसी शिक्षा दे रहा है? अनौपचारिक। स्कूल जाते हैं, स्कूल में टाइम होता है, 7 बजे जाना है, 12:30 बजे छुट्टी होगी, इसका मतलब वहां पे कुछ नियम कानून है, तो इसीलिए वहां पर कैसी शिक्षा है? औपचारिक। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। बताइए। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे कर सकता है? महान व्यक्तियों के बारे में उन्हें बताकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। क्या आंसर लगाओगे? भाई देखो, एक चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, शुरुआत से बताता हुआ आ रहा हूं कि अगर आप टीचर हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों के सीखने के लिए आप जिम्मेदार हैं, बच्चों के ना सीखने के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप बच्चों को सामाजिक मूल्य सिखाना चाहते हैं, तो पहले तो टीचर को ही आदर्श रूप से बर्ताव करना होगा। जब आप आदर्श रूप से बर्ताव करेंगे तो बच्चा अपने आप उन चीजों को सीखना प्रारंभ कर देता है। आंसर क्या होगा? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और भैया देखेंगे सी आंसर कितने लोगों ने लगाया है। सी आंसर देखेंगे कितने लोगों ने लगाया, तो यहाँ पर सी आंसर 22% का रहा। भाई ये कैसे हो गया है? क्या दिक्कत आ गई इसमें? क्या दिक्कत आ गई? ज्यादातर लोग बी आंसर लगा रहे हैं। अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। एक चीज आप देखिएगा, सामाजिक मूल्य को विकसित करने से मतलब क्या है ना? सामाजिक मूल्य का मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझें। सामाजिक मूल्य का मतलब है जो सोसाइटी आपसे चाहती है। भाई देखिए, सोसाइटी क्या चाहती है? आपने देखा होगा कि समाज के अंदर ऐसा बच्चा जो घर से निकलता हो तो जितने भी बड़े बूढ़े पड़ते हो सबको नमस्ते करता हो, पैर छूता हो, है ना? बड़े कुछ बोलते हो तो उनकी बातों को मानता हो, कभी झूठ ना बोलता हो, चोरी ना करता हो, है ना? ऐसा बच्चा अच्छा माना जाता है। वहीं पर ऐसा बच्चा कि बड़े बूढ़े खड़े हुए हैं और उनको देखकर मुंह टेढ़ा करके चला गया, है ना? या ऐसा बच्चा जो चोरी करता हो, ऐसा बच्चा जो झूठ बोलता हो, तो उसे खराब माना जाता है, ठीक है? अब एक चीज आप देखिएगा, यही होते हैं सामाजिक मूल्य। अब बच्चे के अंदर ये सामाजिक मूल्य कैसे पैदा किए जा सकते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टीचर जो है वो खुद आदर्श रूप में बर्ताव करना शुरू करे, ठीक है? आदर्श रूप में अगर टीचर जो है वो व्यवहार करना प्रारंभ करेगा, तो सीधी सी बात है कि बच्चों के अंदर वो चीज अपने आप से पैदा होना शुरू हो जाएगी, है ना? इसीलिए आंसर मैंने सी लगाया। अब यहाँ 22% का सी रहा, देखना पड़ेगा शांत कितने लोगों ने लगाया। तो मनीषा कुमारी, आशीष, श्रुति, सौम्या। चलिए, आंसू लिख रहे हैं सर बी क्यों नहीं हो सकता? चलिए देखिए, हो सकता, आंसू जी, हो सकता और होने, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बी क्यों नहीं होगा, हम इस पर बात करते हैं। बी कह रहा है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, ठीक है? भाई एक चीज आप समझिएगा, आप किसी व्यक्ति को प्यार से जो चीजें सिखा सकते हैं, आप उस पर सख्ती करके वो काम उसे नहीं सिखा सकते। आप स्कूल के अंदर कितनी भी सख्ती क्यों ना कर दीजिए, लेकिन बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला सकते। लेकिन बच्चा अगर ये देखता है कि उसका टीचर ही अच्छे से व्यवहार करता है, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, तो बच्चे के अंदर वो चीज़ अपने आप पैदा हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने टीचर्स को कॉपी करने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपकी प्रवृत्ति होती है, इसीलिए आप अपने टीचर को कॉपी करते हैं। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? आप कमेंट करके बताइएगा। सर पोल समझ में नहीं आ रहा है, क्या हुआ विद्या? उसमें 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही है आपको उसके ऊपर उसमें टिक करना है बस। क्या समझ में नहीं आ रहा है? आंसू जी अब समझ में आया बी क्यों नहीं होगा? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लगा देता हूं, बताइएगा क्या आंसर होने वाला है इसका। यहां कह रहा है शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, पहला आजीविका कमाना, दूसरा बालक का सर्वांगीण विकास करना, तीसरा पढ़ना लिखना सीखना, और बौद्धिक विकास। बताइएगा क्या आंसर होने वाला है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ये करना करके है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, मतलब भैया के नौकरी मिलेगी, नौकरी से पैसा मिलेगा, ठीक है? उसके लिए बालक का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना लिखना सीखना, या बौद्धिक विकास।
शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये तो। भाई देखिए, आप बच्चे को शिक्षा क्यों प्रदान करते हैं? आप बच्चे को शिक्षा इसलिए प्रदान करते हैं क्योंकि बच्चे में प्रत्येक प्रकार का विकास हो पाए। कुछ लोग इसका आंसर डी लगा रहे हैं, बौद्धिक विकास। अरे केवल बुद्धि के विकास के लिए शिक्षा थोड़ी दी जाती है। शिक्षा तो आपके बुद्धि के विकास के लिए, आपके नैतिक विकास के लिए, या आपके सामाजिक विकास के लिए, या आपके सांस्कृतिक विकास के लिए, सबके लिए दी जाती है। पढ़े लिखे तो सब होते हैं, ठीक है। कई लोग आपने देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए बस है, बस के अंदर कोई लड़का बैठा हुआ है, जवान है, हट्टा कट्टा है, और बैठा हुआ है आराम से, पढ़ा लिखा है। अब वहाँ पर कोई बड़ा बूढ़ा या बड़ी बड़ी लेडीज़ या कोई लेडीज़ आती है, परेशान है। अब वो वहाँ पर भैया भीड़ ज़्यादा है, उससे सीट नहीं है, और वो वहाँ बैठा हुआ है मस्त, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उससे कहा भी जा रहा है कि भैया इन्हें बैठ जाने दो, फिर भी नहीं हट रहा। तो नहीं हट रहा है, तो वहाँ पर बाकी के लोग क्या कहते हैं? पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे? फिर पढ़ा लिखा जरूर है लेकिन गुना नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? केवल पढ़ाई लिखाई बौद्धिक विकास के लिए नहीं होती, पढ़ाई लिखाई होती है आपके सर्वांगीण विकास के लिए। आपको एक नैतिक विकास प्रदान करना, आपको सामाजिक विकास प्रदान करना, आपको सांस्कृतिक विकास प्रदान करना, आपको एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में स्थापित करना, ये होता है शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, यहां पर क्या आंसर होगा? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, पतवा लिख रहे हैं सर, अगर ऑप्शन ऑल ऑफ दीज दिया रहा तो पहली बात तो यह है ऑल ऑफ दीज आएगा नहीं। शिक्षा का उद्देश्य कभी आजीविका कमाना तो लगाना मत, आजीविका कमाना तो कभी मत लगाना। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होता कि आप पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, ये चीज याद रखिए। वास्तविकता और किताबी भाषा दोनों में फर्क होता है। ठीक है, बी आंसर कितने लोगों ने लगाया? 78। और इनमें सबसे तेज संजीव, मनीषा, पूजा, अमरजीत, मुस्कान, शिखा, श्रुति, शिवानी, अमित और रुचि, इनका आंसर सबसे तेज रहा है। ठीक है, अमित कुमार जी लिख रहे हैं पढ़ा लिखा गंवार बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। बिल्कुल अमित कुमार जी, बिल्कुल बोलते हैं। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा क्या आंसर होने वाला है। इनमें से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? बताइए। मानसिक प्रयोजन, शारीरिक प्रयोजन, सामाजिक प्रयोजन, शैक्षणिक प्रयोजन। विच ऑफ दीज पर्पज इज कॉल्ड प्राइमरी पर्पज? मेंटल पर्पज, फिजिकल पर्पज, सोशल पर्पज, एजुकेशनल पर्पज। सोच समझकर आंसर दीजिएगा भाई, सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी। इनमें से कौन सा प्रयोजन, कौन सा पर्पज प्राइमरी पर्पज है? मतलब आपको ये बताना है सबसे पहला उद्देश्य क्या है आपका, किसी भी मनुष्य का। आपका क्या, किसी भी मनुष्य का सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? मानसिक होता है, शारीरिक प्रयोजन होता है, सामाजिक प्रयोजन होता है, शैक्षणिक प्रयोजन होता है। जीनत आंसर बी लगा रहे हैं, वीना ने भी बी लगाया है, राजन ने भी बी लगाया, सुमैया ने भी बी लगाया है जी। बाकी के लोग भी आंसर दें। अच्छा, जन जिन लोगों ने बी आंसर लगाया, बी आंसर क्यों लगाया वो कमेंट करें। जिन्होंने आंसर बी लगाया वो क्यों लगाया, एक बार कमेंट करके बताना मुझे। बताइए, जिन्होंने आंसर बी लगाया है वो क्यों लगाया है? मुस्कान कुमारी, मेंटल हेल्थ पहले है सर। अच्छा जी, भाई एक चीज समझिएगा, आदमी की सबसे पहली जरूरत होती है अपने अस्तित्व को बनाए रखना, एग्जिस्टेंस को बनाए रखना। अगर आपका शरीर ही नहीं होगा तो बाकी कुछ नहीं है आपके पास। तभी तो कहते हैं, ठीक है, तभी तो कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मतलब क्या हुआ कि इंसान की सबसे पहली जरूरत जो होती है वो शारीरिक जरूरतें होती हैं। जब शारीरिक जरूरतें पूरी होती हैं उसके बाद ही बाकी के डेवलपमेंट आपके मतलब आएंगे। ठीक है, बॉडी डेवलपमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन मेंटल हेल्थ। ओके जीनत, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट ये जो है ये आपका बेसिक नीड है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, आया हुआ है, टेट में पूछा हुआ प्रश्न था, जिसमें लिखा था कि एक महिला ने भूख लगने के कारण अपने बच्चे को बेच दिया। वहां पर पूछा गया था उस महिला ने जो ये काम किया था उसका कारण क्या था। ठीक है, तो आपको एक व्यक्ति याद रखने हैं जिनका नाम है अब्राहम मैस्लो।
इन पर क्वेश्चन आया हुआ है आपके यहाँ, ठीक है। अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो जो थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, ठीक है। इनका जो सिद्धांत है उसको कहा जाता है आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक सिद्धांत। क्या कहते हैं उसको? आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक सिद्धांत, जिसे कहते हैं हायरार्किकल थ्योरी ऑफ नीड्स। हायरार्किकल थ्योरी ऑफ नीड्स की अगर हम बात करें, जरूरतों की अगर हम बात करें, तो अब्राहम मैस्लो ने कहा था कि व्यक्ति की सबसे पहली जरूरत जो होती है वो उसकी खुद की जरूरत है, यानी कि आपके फिजिकल नीड, या फिर आप कह लो ऐसी जो मतलब सबसे पहले आती हैं, जैसे भूख लगना, नींद आना, प्यास लगना, ये सब क्या है आपकी, ये सब आपकी सबसे पहली नीड है, जिनको आपको पूरा करना होता है, बाकी की चीजें बाद में आती हैं। जैसे कई बार मैं देख रहा था व्हाट्सएप पे एक मैसेज ट्रेंड कर रहा था, ठीक है। अब उसमें मैसेज में लिखा हुआ था कि आप भूख लगने पर खाना पसंद करेंगे या शिक्षा ग्रहण करना। तो वहां पर कई विद्वान पुरुष लिख रहे थे शिक्षा ग्रहण करना, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे जो लोग होते हैं शिक्षा ग्रहण करना। अरे भैया, बड़े जो हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, उन पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, लिखा है ना, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। मतलब क्या हुआ कि भजन भी कब होता है, जब आपका पेट भरा हुआ होता है। शिक्षा ग्रहण करना, बाकी चीजें ग्रहण करना, ये बाद की बात होती है। सबसे पहले आप अपने एग्जिस्टेंस को बना के रखेंगे, तभी तो कुछ होगा, ठीक है। इसीलिए आंसर यहाँ पर बी लगेगा। देखेंगे बी आंसर कितने लोगों ने लगाया। 26%। सबसे तेज अमरजीत, रफात, विद्या भारती, मनीषा और सुनीता, इनका आंसर सबसे तेज रहा। मेरी बात सबको समझ में आ गई नहीं आई, जल्दी से कमेंट करके बताएं। विद्या भारती, सबसे पहले मेंटल हेल्थ नहीं होती, सबसे पहले फिजिकल हेल्थ होती है, फिजिकल पर्पज होता है, शारीरिक प्रयोजन। मेंटल हेल्थ मानसिक को बोलते हैं। विद्या, आपकी बार तो आपका तीसरा नंबर आया था। हम्म, सब लोगों को समझ में आ गया? आगे चलूं? चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है? दुर्खिम ने, मैक्स वीबर ने, प्लेटो अरस्तू ने, या स्पेंसर ने? बताइए। तो विद्वान के नाम है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा बस। परिवार को जीवन की पहली पाठशाला किसने कहा है? परिवार को जीवन की प्राथमिक पाठशाला या प्रारंभिक पाठशाला किसने कहा है? दुर्खिम ने कहा है, बेबर ने कहा है, प्लेटो अरस्तू ने कहा है, या स्पेंसर ने कहा है? तो यहाँ पर देखिएगा, आपको याद रखना है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको पता है कि परिवार जो होता है वो हर बच्चे के लिए सबसे पहली पाठशाला होती है। और ये कहने वाले व्यक्ति कौन है, नाम याद कर लेना। ये कहने वाले व्यक्ति अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु, इनके द्वारा सबसे पहले परिवार को पहली पाठशाला कहा गया था। यानी यहाँ पर आपको आंसर क्या लगाना है? आंसर जो आपका लगेगा वो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। देखेंगे सी आंसर। सी आंसर कितने लोगों ने दिया? वैसे मुझे लग रहा है सी आंसर बहुत ही कम लोगों का सही है, फिर भी देखते हैं सी आंसर लगाने वालों की संख्या क्या रही। चलिए, यहाँ 55%, और सबसे तेज हैं रफात, शिवानी, रुचि, मनीषा, पूजा, श्रुति, प्रतिभा, आशीष, मुस्कान और सौम्या। इनका आंसर सबसे तेज आया है। भाई उम्मीद नहीं थी 55% आंसर आएगा, लेकिन 55% आंसर आया है, ठीक है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ क्या होगा। शिक्षा का उद्देश्य बदलते रहने चाहिए क्योंकि समाज, देखो क्वेश्चन इससे पहले ये कर चुके हो आप, लेकिन वहां पर लैंग्वेज कुछ और थी, यहाँ पर लैंग्वेज कुछ और है। क्या कह रहा है? शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहने चाहिए क्योंकि समाज का स्वरूप स्थिर रहता है, सामाजिक परिवर्तन कठिन है, शिक्षा से ही बदलता है, परिवर्तनशील है। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। भाई देखो, लाइन को ऊपर जो प्रश्न लिखा है वो प्रश्न एक अधूरी लाइन है, आपको वो लाइन पूरी करनी है। लिखा है शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहने चाहिए क्योंकि समाज, अब इसके आगे क्या आना चाहिए, ठीक है। तो समाज कैसा होता है, जैसे भैया आपको पता है कि चेंज इज द नेचर, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। कहा जाता है ना, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, हर चीज परिवर्तनशील है। तो फिर समाज भी क्या है? समाज भी आपका परिवर्तनशील होगा। यानी आंसर क्या लगेगा? डी। जो लोग सी आंसर लगा रहे हैं थोड़े सावधान हो जाइए। अरे शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहने चाहिए, अभी कराया था ना मैंने। शिक्षा के उद्देश्य क्यों बदलते रहने चाहिए? क्योंकि समाज बदल रहा है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, तो मैं एग्जाम्पल कोई भी चीज पढ़ाता हूं तो पढ़ाते समय जो एग्जाम्पल आपको देता हूं, वो एग्जाम्पल आपके आसपास से देता हूं, जो इस समय पर सोसाइटी में चल रहा उसी के देता हूं ना। वो तो नहीं देता जो आज से 15-20 साल पहले की बात थी, मैं उसे लेकर आ रहा हूं, आज के उदाहरण दे रहा हूं। कारण क्या है? क्योंकि जैसे जैसे समाज बदल रहा है वैसे वैसे शिक्षा के उद्देश्य भी बदलते जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी आंसर। डी आंसर कितने लोगों ने लगाया देखेंगे। 47% सबसे तेज,
मनीषा, संजीव, अमित, मुंतसिर आलम, जीनत नाज, अमरजीत, रुचि, आसू, अन्नू और नितेश। इनका आंसर सबसे तेज रहा। अब समझ में आया सी लगाने वालों? अब समझ में आया नहीं आया? जो लोग सी आंसर लगा रहे थे उन्हें अब समझ में आया नहीं आया? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब काहे डी 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 आंसर लगाए रे? सी काहे लगाए पहले? आगे चले, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? पहला एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, स्किनर या जॉन ड्यूई। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बता चुका हूं बहुत बार आपको। इनमें से कौन सा विद्वान है, कौन सा विचारक है जिसने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया? ये तो कल के लेक्चर में ही आपको मैं बता चुका हूं। प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इनको सपोर्ट करने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम क्या है? अब इसका आंसर तो मुझे 100% में चाहिए। अगर एक का भी गलत हुआ तो बहुत गलत बात है। अभी अभी स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था। यहाँ पर आपको किसका नाम याद रखना है? जॉन ड्यूई। जॉन ड्यूई का नाम आपको याद रखना है कि ये वो बंदे हैं जिनके द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा और प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया गया है। आंसर यहाँ पर क्या लग जाएगा? डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और देखेंगे भाई डी आंसर लगाने वाले, हाँ जी बिल्कुल डी आंसर होगा। डी आंसर लगाने वाले लोगों की संख्या क्या रही है? डी आंसर लगाने वाले लोगों की संख्या क्या रही है? फटाफट जल्दी से देख लेते हैं। तो भैया डी आंसर 86%। सबसे तेज अमरजीत, शिखा, रुचि, नितेश, संजीव, मनीषा, जीनत, श्रुति, विद्या और शिवानी। इनका आंसर सबसे तेज आया। अब देखो, अब यहाँ पर मैं क्या सोच रहा था 100% में आंसर आएगा, लेकिन फिर भी केवल 86% आंसर आया। अब आप अंदाजा लगाओ, मतलब आता हुआ क्वेश्चन भी अगर आप गलत करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा क्वेश्चन। बताइए जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जॉन ड्यूवी के द्वारा भैया एक विशेष प्रकार के स्कूल की बात कही गई, और वो स्कूल जो थे उन्हें कहा गया लैब स्कूल या लैब विद्यालय। तो लैब विद्यालय जो थे वो इनमें से किस प्रकार के विद्यालय कहलाए? पब्लिक विद्यालय कहलाए, सामान्य विद्यालय कहलाए, फैक्ट्री विद्यालय कहलाए, प्रगतिशील विद्यालय कहलाए। तो यहाँ पर भैया सीधी सी बात ये है, जॉन ड्यूवी के द्वारा कौन सी शिक्षा के बारे में बताया गया? तो अभी अभी मैंने बताया बाल केंद्रित शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताने वाले जॉन ड्यूवी हैं। तो सीधी सी बात है, लैब विद्यालय जो है वो किसका रूप है, किसका बदला हुआ रूप है? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या आंसर लगेगा? प्रगतिशील विद्यालय। प्रगतिशील विद्यालय ही आपके क्या कहलाते हैं? लैब विद्यालय। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है आपसे, लैब विद्यालय का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो जॉन ड्यूवी ने। आंसर यहाँ पर क्या लगाना आपको? डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए डी आंसर कितने लोगों ने लगाया देखते हैं। 80%। सबसे तेज मनीषा, नितेश, श्रुति, विद्या, अमरजीत, आसू, रुचि, शिवानी, जीनत और प्रतिभा। इनका आंसर सबसे तेज रहा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। चलो बताओ निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? पहला, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। दूसरा, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। तीसरा, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। बताइए कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, इंस्ट्रक्शन बेस्ड ओनली ऑन प्रपोज्ड टेक्स्ट बुक, emphasis on scoring good marks in examination, repeated examinations। बताइए भाई। देखिए प्रगतिशील शिक्षा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। ये दोनों ही एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड हैं, मतलब बच्चे को किसमें? केंद्र में रखा जाता है, और बच्चे की रुचि और प्रवृत्तियों का विशेष ध्यान रखा जाता है, और एजुकेशन उसी तरीके से प्रोवाइड की जाती है। तो इस प्रगतिशील शिक्षा की एक और खास विशेषता है, वो क्या? कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था को कैसा रखा जाता है? लचीला रखा जाता है ना। बच्चे के अनुसार टाइम टेबल और बच्चे के अनुसार बैठने की जो व्यवस्था है उसको क्या कर सकते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा लचीलापन हम ला सकते हैं। एक चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, कई लोग इसमें आंसर बी होना होगा ना, अरे बी नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा फिर थोड़ी सी गलती कर रहे हैं।
अब फिर थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। वैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको देखो शायद यूट्यूब पर कराया था, तो आप उसके अनुसार आंसर लगा रहे होंगे। एक क्वेश्चन मैंने कराया था यूट्यूब पर, वहां पर ये था कि समय सारणी, विद्यालय की समय सारणी बनाते समय किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन वहां पर था अध्यापकों की उपलब्धता। प्रगतिशील शिक्षा ये किसके लिए होती है? नर्सरी स्कूल जो होते हैं ना, नर्सरी स्कूल, छोटे बच्चों के, बहुत छोटे बच्चों के जो स्कूल होते हैं उनके लिए ये आपके प्रगतिशील विद्यालय बनाए गए हैं। आपने देखा होगा आजकल प्रेप स्कूल चल रहे हैं, छोटे छोटे किडजी वगैरह, जो छोटे स्कूल बचपन वगैरह, वहां पर क्या होता है, वहां पर कोई टाइम टेबल वगैरह नहीं होता है। वो केवल ये प्रगतिशील शिक्षा और ये जो बाल केंद्रित शिक्षा बताई गई है किसके लिए? ये छोटे बच्चों के लिए, इसीलिए आंसर ए लगेगा। ए आंसर, ए आंसर कितने लोगों ने लगाया देखेंगे तो ए आंसर 47%। सबसे तेज संजीव, शिवानी, जीनत, नितेश, अनु, पूजा, आशु, श्रुति, मुस्कान और सौम्या, इनका आंसर सबसे तेज आया। भाई समझ में आया ए आंसर क्यों आया है? ए आंसर क्यों आया है? भाई समझ में आया ए आंसर क्यों आया है? चलिए, ए आंसर क्यों आया है जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा मुझे, समझ में आ गया? सर कितने मिनट की क्लास चलती है? 1 घंटे है जीनत क्लास। चलिए आगे चलें, अगला क्वेश्चन लगा दूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है क्या? परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। बताइए, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, कैसे हो सकता है? भाई देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो प्रश्न आपके यहाँ पर आएंगे, उन प्रश्नों में सबसे खास बात आपको ये याद रखनी है, ऐसे प्रश्न जिनके आंसर जो ऑप्शन नेगेटिव हैं, नेगेटिव ऑप्शन को तो हमेशा आप बाहर करें। जैसे यहाँ पर कह रहा है रटने को प्रोत्साहित करना, गलत है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, ये गलत है। सही आंसर क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा या फिर आपके जो आपके प्रगतिशील शिक्षा है, इसको अपनाने के पीछे मेन रीजन क्या है? इसके पीछे अपनाने के पीछे मेन रीजन यही है कि आपके अधिगम पर बल दिया जा सके, अधिगम को बढ़ाया जा सके, सीखने को बढ़ाया जा सके। ये उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा या फिर आपके प्रगतिशील शिक्षा का। आंसर क्या लगाओगे? बी। बी आंसर देखेंगे तो बी आंसर 68%। सबसे तेज अमरजीत, सौम्या, संजीव, नितेश, श्रुति, शिवानी, पूजा, मुंतसिर और जीनत, इनका आंसर सबसे तेज रहा है। सल पोल मेरे पास लेट से आता है, कोई बात नहीं विद्या, हो सकता है देखो थोड़ा बहुत कुछ सेकंड का फर्क हो सकता है, वो नेटवर्क की वजह से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। निःशक्त, ये निःशक्त लिखा है, निःशक्त का मतलब क्या होता है? डिसेबल्ड। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि निःशक्त बालकों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, विशेष विद्यालयों में, मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में या नियमित विद्यालयों में। बताइए, जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं, डिसेबल्ड चाइल्ड का मतलब समझते हो? मतलब ऐसे बच्चे जो किसी तरीके से कमजोर होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका एक हाथ से वो काम नहीं कर पाता, या एक टांग से वो काम नहीं कर पाता, या फिर मान लीजिए कि बच्चे को कम दिखाई देता है, या बच्चा ऊंचा सुनता है, तो ऐसे बच्चे निःशक्त बच्चे कहलाते हैं, ठीक है। अब निःशक्त बच्चों के लिए क्या ये प्रयास किया गया है, जो वर्तमान में हमारा एजुकेशन पॉलिसी चल रहा है वो ऐसा है कि जो निःशक्त बच्चे हैं उनको भी नियमित विद्यालयों में शिक्षा प्रदान कराई जा सके। नियमित विद्यालय मतलब जो जनरल स्कूल होते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा ना कि भैया ऐसे स्कूल, मान लीजिए एक बच्चे की टांग खराब है, टांग से काम नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसे उठाकर और स्पेशल विद्यालय में भेज दीजिए। या फिर मान लीजिए उसकी दोनों टांगें भी नहीं है, तब भी उसे भैया कोशिश की जाएगी नियमित विद्यालय में रखने की। हाँ, अगर बच्चा पूरी तरीके से नहीं देख सकता,
ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि अगर वो पूरी तरीके से नहीं देख सकता तो ऐसे बच्चे को नियमित विद्यालय में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि फिर वो मजबूरी है, क्योंकि उसे कुछ नहीं दिखाई देता इसीलिए। ठीक है, चलिए आंसर यहाँ पर क्या हो गया, डी आंसर देखेंगे। डी आंसर। तो 22% सबसे तेज शिखा, आशीष, मुंतसिर, विद्या और रुचि, इनका आंसर सबसे तेज रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा जल्दी से क्या होगा। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उद्देश्य होता है क्या? छात्रों में मुक्त ढंग से सीखने की योग्यता का विकास करना, छात्रों में स्वतंत्र कौशलों का विकास करना, छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास करना, या उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा? फटाफट फटाफट जल्दी से बताएं। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उद्देश्य क्या है? तो बड़ी सिंपल सी बात है भैया, सारे पॉइंट जो हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव ही कहे जा रहे हैं। मुक्त ढंग से सीखने की योग्यता विकसित करना, सही बात। स्वतंत्र कौशल का विकास करना, सही बात। आत्मनिर्भरता का विकास करना, सही बात। यानी कि आंसर क्या लगाओगे? उपरोक्त सभी, मतलब सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर ठीक हैं। सारे ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ठीक। आंसर क्या लगेगा? डी। जी बिल्कुल, डी आंसर होगा। देखेंगे डी आंसर कितने लोगों ने लगाया है। डी आंसर लगाने वाले लोगों की संख्या क्या रही है? तो भैया यहाँ पर डी आंसर 86%। रफात, शिखा, संजीव, श्वेता, मनीषा, अमरजीत, मुस्कान, आशीष, नितेश और जीनत, इनका आंसर सबसे तेज रहा। चलो अब कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं उनको मैं डायरेक्टली सॉल्व करा रहा हूँ आपको। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो पाए उतना अच्छा है। तो फटाफट देख लीजिए, अब मैं पोल का प्रयोग नहीं करूंगा, आप लोग ऐसे ही आंसर दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बताइए, शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? पहला दे रखा है साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने के लिए, शिक्षकों को नौकरी देने हेतु, लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए। भाई सीधी सी बात है, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, शिक्षा क्यों दी जाती है? तो शिक्षा आपको इसलिए दी जाती है क्योंकि आपको एक सामाजिक प्राणी बनाया जा सके, समाज में रहने के योग्य बनाया जा सके। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए। क्या आंसर होगा? डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट से। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह पाठ्यक्रम केंद्रित हो, शिक्षक केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो या छात्र केंद्रित हो। तो भैया सीधी सी बात है, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा क्या कहती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित, मतलब बच्चे को केंद्र में रखना चाहिए, बच्चे के अनुसार शिक्षा को, मतलब शिक्षा दी जानी चाहिए। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? छात्र केंद्रित होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपके सामने। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है, पहला, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, छात्रों को मनमानी करने की छूट देना, छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। ठीक है, अब यहाँ पर छात्र केंद्रित शिक्षण का मतलब क्या है? ठीक है, तो छात्र केंद्रित शिक्षण का मतलब क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा, ये मतलब है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है और हर बच्चे की आवश्यकता का आपको क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? शिक्षा में दंड की मुख्य हानि है, अगर शिक्षा में पनिशमेंट दिया जाता है तो इसकी क्या ड्रॉबैक है? यह स्थायी बाल सुधार नहीं है, इसमें विद्यार्थियों में अरुचिकर भावनाओं की उत्पत्ति होती है, यह छात्रों में घबराहट को जन्म देता है, यह समूह में भाईचारे की भावना को रोकता है। ठीक है, शिक्षा में दंड की मुख्य हानि क्या है? बताइए। शिक्षा में दंड की मुख्य हानि, क्या आंसर होने वाला है? सिंपल सी बात है, अगर भैया दंड दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा तो बच्चा क्लास में रहना पसंद नहीं करेगा, यानी आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शिक्षा क्या है? तो शिक्षा क्या है भैया? तो यहाँ पर क्या लगाना है आपको? शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है। ठीक है, शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है। तो ये थे भैया आज के क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ठीक है, यानी अब हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और उसके अलावा प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये दोनों टॉपिक आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कल की क्लास में नया टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट होगा। भाई क्लास कैसा लगा? सब चीज़ें सबको समझ में आई नहीं आई? एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। सबको सब चीज़ें समझ में आई अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? और यहाँ पर लीडर बोर्ड भी दिखा देता हूँ, आज लीडर बोर्ड की स्थिति क्या है भाई। लीडर बोर्ड में किस किस का नाम रहा है ये और देख लेते हैं। तो देख लो यहाँ पर भैया, यहाँ पर पहला नाम जो है वो है आपका मनीषा कुमारी, फिर है रुचि, श्रुति, फिर है अमरजीत कुमार यादव, सौम्या चौबे, आशीष प्रसाद, मुस्कान कुमारी, संजीव कुमार, शिखा सिंह और शिवानी कुमारी। ये टॉप 10 के नाम रहे हैं। ठीक है भाई, सब चीज़ें सबको क्लियर हो गई होंगी? सब चीज़ें सबको क्लियर हो गई होंगी?
तो भैया कल की क्लास में हम लोग फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। इस टॉपिक को अच्छे से सोच आपकी बन गई होगी और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फिर कल की क्लास में दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।